हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गाइड। और आज की डेट है 14 नवंबर और हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर्ड है द हिंदू न्यूज़पेपर में। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो यूपीएससी गाइड के नाम से टेलीग्राम चैनल क्रिएटेड है। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम भी चलाते हैं तो वहाँ भी यूपीएससी गाइड के नाम से अकाउंट क्रिएटेड है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं क्या क्या है न्यूज़ में आज की डेट पे। तो सबसे पहले तो ये एक न्यूज़ आई है जहाँ पे एक फ़िश के बारे में बात की गई है कि उनकी आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट के तहत उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ की गई है। और ये कैसे पॉसिबल हो पाई, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसके बारे में बताई कि यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में, कि ये पर्टिकुलर एक स्कीम है जिसकी वजह से बहुत अच्छी ये डेवलपमेंट हो पा रही है, राइट, फिशरीज सेक्टर्स में। पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि जो तिरुवनंतपुरम है वहाँ पे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर न्यूज़ में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इससे हम देखेंगे। और दूसरी चीज़, ये जो फ़िश है, राइट, यानी पोम्पानो फ़िश है, इसकी साइंटिफिक नेम दी गई है, उसे हम देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले तो यह फ़िश देख लें, इसी की बात की जा रही है, यही है पोम्पानो फ़िश, जिसे पॉम्पेट फ़िश के भी नाम से हम जानते हैं, राइट। और इसकी जो साइंटिफिकली नेम है ये है ट्राची नोटस बोल्ची, ठीक है। अब ये साइंटिफिक नेम क्यों याद रखनी है, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम में पूछती है, राइट, ऐसी अजीब गरीब टर्म्स वाली चीज़ है कि ये रिसेंट टाइम्स में न्यूज़ में थी, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, राइट। तो हमें पता होना चाहिए कि ये फ़िश है, क्योंकि तीन चार ऑप्शन दे सकती है यूपीएससी कि फ़िश इन्वेजिव स्पीसीज, फॉसिल या बैक्टीरिया, ऐसा करके आ सकता है ऑप्शन में कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आपको ये समझनी होगी कि ये फ़िश है, राइट। ऐसी अजीब गरीब टर्म्स वाली चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा सिर्फ द हिंदू न्यूज़पेपर में ही आपको देखने को मिलेगी, बाकी न्यूज़पेपर में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। और ऐसी अजीब गरीब टर्म्स वाली चीज़ों पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, राइट, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखा है तो। अब हम बढ़ेंगे, जो स्कीम है इंपॉर्टेंट मेंशन इसके बारे में। अब ये क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि स्कीम जो रहती है उसके पे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। तो आप देखते हैं इसे, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, शॉर्ट फॉर्म है PMMSY। अब ये मस्तिया के बारे में अगर आपको पता होगा तो ये फिश को ही कहा जाता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ये इम्प्लीमेंट कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा की जा रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के अंदर है, ठीक है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के द्वारा इम्प्लीमेंट की जा रही है। ये इंट्रोड्यूस कब कैसे की गई थी, तो आत्मनिर्भर भारत, ये एक इनिशिएटिव ली गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इंडिया सेल्फ रिलायंस बन सके, राइट। तो उसी के तहत इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये स्कीम को इम्प्लीमेंट की जा रही है सारी स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में 5 ईयर पीरियड के लिए, ठीक है। तो 2002 में इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। और 2020 से लेकर 2025 तक ये पर्टिकुलर स्कीम को इम्प्लीमेंट की जाएगी, ठीक है। ये इम्प्लीमेंट की जा रही है एज ए अम्ब्रेला स्कीम। यानी अम्ब्रेला स्कीम का क्या मतलब, कि इसमें दोनों टाइप की स्कीम्स कवर्ड है, यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है, यानी जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, यानी पैसे देती है, फंड एलोकेट करती है और स्कीम को रन करती है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का क्या मतलब, कि जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है दोनों मिल के फंड को अलोकेट करती है और स्कीम को रन करती है। तो ये अम्ब्रेला स्कीम है, यानी इसके अंदर दोनों चीज़ें कवर्ड है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी है ये और सेंट्रली सेक्टर स्कीम भी है ये। अब इसी पे तो यूपीएससी ने कितने बार क्वेश्चन पूछा है हर पर्टिकुलर स्कीम में, कि ये स्कीम सेंट्रली सेक्टर है या ये स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, राइट। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार ये सेक्टर और स्पॉन्सर्ड इसका मतलब क्या है, राइट। और दूसरी चीज़ याद रखनी है, ये अम्ब्रेला स्कीम है, तो यूपीएससी आपसे ज़रूर पूछेगी अगर पूछना होगा इस चीज़ पे तो, कि ये अम्ब्रेला स्कीम है। अब आपको ये समझ में आ गई होगी कि अम्ब्रेला स्कीम क्या होती है, जिसमें दोनों चीज़ें कवर्ड होती है, ठीक है। अब एम क्या है इस स्कीम की, तो जाहिर सी बात है फिशरीज़ की बात की जा रही है, तो फिशरीज़ जो सेक्टर है उसको बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है ताकि प्रोडक्टिविटी फिशरीज़ की बढ़ सके, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये लॉन्च कब की गई थी, तो अभी जस्ट हमने देखा कि 2020 से 2025 तक 5 सालों के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया है सारी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में, राइट। तो ये लॉन्च की गई है 2002 में। आपसे कभी भी यूपीएससी डेट या मंथ नहीं पूछेगी, आपसे ओवरऑल पूछेगी कि कौन सी ईयर में लॉन्च की गई है, राइट। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जहाँ यूपीएससी ने ऐसे स्टेटमेंट को फ्रेम किया हुआ है, ठीक है। अब ये एम क्या है इस स्कीम की, तो यही ब्लू रेवोल्यूशन जो है, यानी जो फिशरी सेक्टर्स के लिए है, इसे वापस लाने की कोशिश की जा रही है इस पर्टिकुलर स्कीम में। अब कितने करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ इसे प्रपोज किया गया था, तो
1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ इसे प्रपोज किया गया था 5 इयर्स के लिए, जो कि 2025 तक ये चलेगी। ठीक है, तो ये याद रखनी है, क्योंकि 20 करोड़ कर सकती है, या इसमें से 200 करोड़ भी कर सकती है। यूपीएससी ऐसे नंबर्स में चेंजेस करके पूछती है, इसलिए ये थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, और ये फिर कितने ईयर्स के लिए ये भी याद रखनी है। अब जाहिर सी बात है, फिशरीज की बात की जा रही है, तो फिशेस की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है 220 LMT तक 2025 तक। याद रखनी है 220 है। इसमें यूपीएससी 230, 250, 280 कुछ भी करके पूछ सकती है, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ट्रिक करती है एस्पिरेंट्स के साथ, तो ये याद रखनी है। तो ये थी सारी जानकारी इसके बारे में। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई है, जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर डिमांड कर रही है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी की में जो भी वाटर की लॉसेस हुई हैं, राइट, पावर प्रोजेक्ट में जो लॉसेस हुई हैं, तो उसकी कंपनसेशन की डिमांड कर रही है, राइट। तो अब हम इंडस वाटर ट्रीटी देखेंगे कि ये क्या है ये। तो इंडस वाटर ट्रीटी ये क्या है, तो ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन की गई है। और इसे किसने निगोशिएट किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, वर्ल्ड बैंक ने किया है। अब यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कर दे या WEF कर दे, कुछ भी चेंजेस हो सकती है, तो याद रखनी है निगोशिएट किसके द्वारा की गई, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा की गई। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर ट्रीटी में क्या है कि जो भी इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, उसकी वाटर को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके दो पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा, ताकि वो अच्छे से उस वाटर की यूज़ कर सके। ठीक है, तो इंडिया को ईस्टर्न रिवर्स की अथॉरिटी दी गई, और पाकिस्तान को वेस्टर्न जो रिवर्स हैं उसकी अथॉरिटी दी गई। अब हम देखेंगे ये ईस्टर्न वेस्टर्न रिवर्स कौन कौन सी हैं, पर उससे पहले आपको समझना होगा कि ये साइन कब हुई है। तो 1960 में इसे साइन किया गया, कहाँ, कराची में साइन किया गया। ठीक है, तो ईस्टर्न रिवर्स की जो अथॉरिटी है वो इंडिया को दी गई है। अब ये कौन सी रिवर है ईस्टर्न रिवर्स, तो ब्यास, रवि, सतलेज, BRS करके आप इसे याद रख सकते हैं। ब्यास, रवि और सतलेज, ये 3 रिवर्स हैं जिसकी अथॉरिटी इंडिया को दी गई, ये ईस्टर्न रिवर्स हैं। और जो वेस्टर्न रिवर्स हैं जिसकी अथॉरिटी दी गई पाकिस्तान को, वो कौन सी हैं, तो ICJ के नाम से आप याद रख सकते हैं, इंदस, चेनाब और रवि। ठीक है, सॉरी, इंदस, चेनाब और झेलम। ठीक है, BRS यानी ब्यास, रवि, सतलेज इंडिया को दी गई है, और ICJ यानी इंदस, चेनाब और झेलम ये पाकिस्तान को दी गई है। तो यही है सारी जानकारी इंदस वाटर ट्रीटी के बारे में। ठीक है, तो अब हमने समझ लिया कि ये है क्या, और कब साइन की गई, किसके द्वारा निगोशिएट किया गया, और ये बेसिकली है क्या, और इंडिया के पास कौन सी रिवर की वाटर यूजेस की अथॉरिटी है। ठीक है, कंट्रोल है। अब हम देखेंगे मैप में है रिवर्स, क्योंकि नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ एक बार तो यूपीएससी ने पूछा हुआ है, पर अब कोई गारंटी नहीं है, रिवर स्टैटिक पार्ट में आती है, राइट, तो दोबारा भी यूपीएससी पूछ सकती है। तो अब हम देखेंगे नॉर्थ से साउथ कौन कौन सी रिवर आती है। तो सबसे पहले तो इंदस रिवर है सबसे ऊपर, फिर उसके बाद कौन सी है, तो झेलम, फिर उसके नीचे है ये चिनाब, फिर उसके नीचे है रावी, फिर उसके नीचे है ब्यास, और सबसे नीचे है सतलज। ठीक है, अब दोबारा साउथ टू नॉर्थ में रिपीट कर रहा हूँ, तो सतलज, ब्यास, रवि, चेनाब, झेलम और इंदस। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, IJC। ठीक है, और RBS ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म में आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी ध्यान देनी है इस चीज़ों पे। अब हम बढ़ेंगे आगे और बाकी न्यूज़ देखेंगे। तो ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल आई है जहाँ पे बात की गई है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। ठीक है, कि अभी ये पर्टिकुलर स्कीम की वजह से बहुत ज़्यादा जो पीपल्स हैं वो रिलाई कर रहे हैं इस स्कीम पे। और एक पर्टिकुलर रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, उन्होंने ये बताया कि 681 मिलियन पीपल अभी जो इंडिया में है वो सॉलिड फ्यूल्स पे रिलाई करते हैं, यानी LPG पे, राइट। तो इसके बारे में बताई गई है, और ये स्कीम के बारे में जो भी डेवलपमेंट है वो सारी चीज़ें बताई गई हैं, कुछ क्राइटेरिया के बारे में बताई गई है। हालांकि ये बहुत पुरानी स्कीम है, पर अब ये आई है तो इसे भी हम समझ लेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये क्यों लाई गई है, तो ये LPG गैस सिलेंडर्स प्रोवाइड करने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम को लाई गई थी, ताकि जो भी रूरल हाउस होल्ड्स हैं, राइट, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन वाली जो गरीब पीपल है, उन्हें ये LPG गैसेस सिलेंडर्स मिल सके, ताकि उन्हें जो वुड्स हैं, राइट, उस पे ज़्यादा निर्भर ना होना पड़े, राइट। और ये जो स्मोक वगैरह होती है, ऑरिजिनेट होती है बर्निंग, जब लकड़ी बर्न होती है तब, राइट, तो उससे कहीं ना कहीं हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ती थी। तो इसी की वजह से ये स्कीम को लाई गई वुमेन को एम्पावर करने के लिए। दूसरी चीज़ ये जो ट्रीज़ हैं, राइट, यानी इन्वायरमेंट है, उसे प्रोटेक्ट करने की भी इस पर्टिकुलर स्कीम में कोशिश की गई है।
तो ये एक फ्लैगशिप स्कीम है जो कि लॉन्च की गई है किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा, ठीक है। इसकी दो तीन फेज ऑलरेडी अचीव हो चुकी है, अभी फेज 3 शायद इसकी स्टार्ट हुई है। तो फेज 1 ऑलरेडी अचीव हो गई है, फेज 2 भी यानी उज्ज्वला 2.0 ये भी अचीव हो चुकी है, ठीक है। तो इसकी दो तीन फेज है, ये दिमाग में रखनी है। और ये लॉन्च कब हुई है, तो देख सकते हैं 2016 में हुई थी, ठीक है, 2016 में हुई थी। और एम क्या है, बस सीधा साधा यही है कि एलपीजी गैस सिलेंडर्स प्रोवाइड करनी है रूरल हाउस होल्ड्स को, ताकि वो वुड पे डिपेंडेंट ना रहे, राइट। और उनकी हेल्थ को भी प्रोटेक्ट किया जाए और साथ साथ में इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि ट्रीज़ अगर कटेंगी नहीं तो हरी भरी इन्वायरमेंट रहेगी, राइट। तो यही है बेसिकली इसके बारे में। अब हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो विमेन को ये प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, कनेक्शंस विमेंस, विमेन के नाम पे प्रोवाइड की जाती है, वुमेंस के लिए प्रोवाइड की जाती है जिनकी एज 18 या उससे ऊपर ऊपर होती है, और सिटीज़न ऑफ इंडिया के लिए ही है ये, एनआरआई वगैरह के लिए नहीं है, ये याद रखनी है, ठीक है। ये प्रोवाइड की जाएगी बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड हैं उन्हें, और एप्लीकेंट जो रहेंगे, जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, उनके खुद के नाम पे कोई दूसरी एलपीजी कनेक्शन नहीं होनी चाहिए। और हाउस होल्ड जो भी रहेंगी, जो फैमिलीज जिनको ये प्रोवाइड की जाएगी, उनकी एक पर्टिकुलर जो इनकम है वो भी एक लिमिट तक ही डिफाइन की गई है, जो गवर्नमेंट या यूनिट टेरिटरी या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिमिट को डिसाइड की जाएगी। हालांकि ये बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो ये बीपीएल फैमिलीज को ही दी जाएंगे, राइट। और एप्लीकेंट हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं ये इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर, उज्ज्वला योजना के अंदर, उन्होंने कोई दूसरी ऐसी सिमिलर जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की, उसमें इनरोल उन्होंने नहीं किया होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने ऐसी स्कीम्स में इनरोल नहीं किया होगा, तभी इस पर्टिकुलर स्कीम की वो लाभ ले सकते हैं। ये तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप याद रख पाए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये है जानकारी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम के बारे में। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब हम देखेंगे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ऐसी कुछ जानकारी बताई गई है, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये पेरिस बेस्ड ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1974 में। तो ये काम क्या करती है एजेंसी, तो ये एनालाइज करती है जो भी डेटा है ग्लोबल एनर्जी सेक्टर्स में की उनकी, ठीक है, एनर्जी को ये एनालाइज करती है। और ये सेटअप कैसे हुई है, तो ओईसीडी की फ्रेमवर्क के तहत इसे सेटअप किया गया है, यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी ओईसीडी है, राइट। ये पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के तहत इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को सेटअप किया गया है। आप ओईसीडी पे अलग से सेपरेट वीडियो बनाई है मैंने, आप वहाँ पे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन करके है प्लेलिस्ट, वहाँ पे आप इसे ज़रूर देख सकते हैं। तो ये कब लाई गई थी, तो 1973 में जब ऑयल क्राइसिस आई थी, राइट, तब इसे क्रिएट किया गया था, ठीक है। वो तो अलग बात हो गई। अब हेडक्वार्टर्स इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की कहाँ लोकेटेड है, तो ये पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है, और ओईसीडी के भी पेरिस फ्रांस में ही लोकेटेड है, ठीक है। अब 31 कंट्रीज और 13 एसोसिएट कंट्रीज इसके अंदर इंक्लूडेड है आईईए के अंदर, और जो कि 75% ग्लोबल एनर्जी डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि इंडिया मेंबर कंट्री में आती है या एसोसिएशन कंट्रीज़ में आती है, तो इंडिया मेंबर कंट्री में नहीं आती है, इंडिया आती है एसोसिएशन कंट्रीज़ में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। और आई ई के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटलुक रिलीज़ की जाती है, ठीक है। इसे कहा जाता है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, जो कि रिलीज़ की जाती है इनके द्वारा, और ये अभी रिसेंट टाइम्स में द हिंदू न्यूज़पेपर में भी थी कवर्ड, जिसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ था। अब दो टाइप की क्वेश्चन इसमें होगी फ्रेम, ठीक है। या तो आपसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में पूछ ले, हालांकि इसके बारे में एक बार पूछा है यूपीएससी ने, आती है तो ठीक, हमने समझ लिया बेसिक चीज़ें इसके बारे में। अदरवाइज यूपीएससी आपसे क्या पूछेगी, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में पूछेगी, क्योंकि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होती हैं उस पर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, राइट, इसीलिए। तो आपको ध्यान देना होगा इस चीज़ पे। तो क्या क्या ध्यान देना है, कि यही चीज़ है कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इस्टेब्लिश कब हुई थी, ठीक है, काम क्या करती है, किस फ्रेमवर्क के तहत इसे लाया गया है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ठीक है, इंडिया कौन सी एसोसिएशन कंट्रीज़ में आती है या मेंबर कंट्रीज़ में आती है, ठीक है। या इसकी एक ये पर्टिकुलर आउटलुक भी न्यूज़ में रही है, या तो सीधे सीधे आपसे पूछ ले कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक किसने रिलीज़, कौन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ करती है, ठीक है। क्योंकि आउटलुक रिपोर्ट इंडेक्स यूपीएससी हर साल पूछती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इसे आप नोट डाउन करके रखें और रिवाइज करें, अगर आपने पहले किया हुआ है तो अच्छी बात है, क्योंकि इसे तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है पहले भी, राइट। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये पर्टिकुलर एक इंटरनेशनल पेज पे बात आई है, न्यूज़ आई है, सॉरी, कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट
वर्क कर रही है अभी क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे। ठीक है, तो इसके बारे में बात की गई है कि इंडियन ओशियन डायलॉग एक सेटअप की गई है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। तो एक पर्टिकुलर ये एग्रीमेंट के बारे में बात की गई है जो इस पूरी न्यूज़ आप कह सकते हैं जो न्यूज़ में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और कॉर्ड के बारे में भी बात की गई है। तो कॉर्ड तो मैं आपको वर्बली बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बार हमने इसे डिस्कस किया हुआ है। तो आप इसे अभी फ़िलहाल समझने की कोशिश करें कि द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज अग्रीमेंट। ठीक है, ये ऐसे आ सकती है एग्जाम में कि ये अग्रीमेंट कौन सी कंट्री के बीच में हुई है। तो याद रखनी है, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में हुई है। ठीक है, और कोड के बारे में बात की गई है। तो कोड क्या है, तो ये एक कोड क्या है, तो ये एक स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग है। ठीक है, जो चार कंट्रीज़ के बीच में है। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ये कब इनिशिएट की गई थी, तो 2007 में। कौन सी कंट्री के द्वारा, तो जापान कंट्री के द्वारा। और ये क्यों लाई गई थी कि क्योंकि चाइना की जो मिलिट्री और डिप्लोमेसी है, राइट, उसे काउंटर किया जा सके। और 2007 के बाद से लेके 2017 तक ये पर्टिकुलर ग्रुप इनएक्टिव थी। पर 2017 के बाद चाइना की बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस बढ़ने लगी ग्लोब में। इसीलिए इस पर्टिकुलर जो क्वाड है, ये ग्रुप को दोबारा 2017 में आसियान की समिट हुई थी मनीला में, वहाँ इसे रिवाइज किया गया था। ठीक है, तो ये है जानकारी क्वाड के बारे में। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई है, इंटरनेशनल पेज पे ही है कि बाली में एक पर्टिकुलर वोल्केनो है जिसे ली लीवो टूबी लाकी लाकी वोल्केनो कहा जाता है। ठीक है, इसमें अभी इरप्शन हुई है जिसकी वजह से जो फ्लाइट्स हैं उसे कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, अब फ्लाइट्स कैंसिल कर दिया गया, वो तो यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगी, आपसे ये वोल्केनो के बारे में पूछेगी। ठीक है, तो माउंट लीवो टूबी लाकी लाकी वोल्केनो, ठीक है, ये कहाँ है, तो बाली इंडोनेशिया में। ये मैप के थ्रू आप देख सकते हैं। एक तो ये वोल्केनो न्यूज़ में है, लाकी लाकी वोल्केनो। दूसरी कौन सी न्यूज़ में थी, तो माउंट इटना। अब माउंट इटना कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो लोकेटेड है इटली में। ये दो माउंटेन, ये दोनों जो वोल्केनोज हैं, राइट, इनमें अभी रिसेंट टाइम्स में इरप्शन देखी गई है और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी थी। तो ये दोनों आप याद ज़रूर रखें। और एक दो और वोल्केनोज अगर हैं वर्ल्ड की, कौन कौन सी वोल्केनो कहाँ कहाँ लोकेटेड है, तो आप उसे भी एक बार ज़रूर गूगल करके देखें, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। वैसे भी स्टैटिक ये ज्योग्राफी की पार्ट है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये एक न्यूज़ आई है। अब ये क्या आई है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि अभी आपको पता होगा कि यूएनएफ ट्रिपल सी की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 बाकू अजरबैजान में हो रही है, राइट। तो वहीं पे एक ऐसी ड्राफ्ट प्रेजेंट की गई है। अब ये ड्राफ्ट का क्या नाम है, तो न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल्स। ठीक है, अब ये न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल्स क्या है, ये पर्टिकुलर आप कह सकते हैं एक टाइप की ये फंड अलोकेट करने की ये एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर गोल्स में क्या किया जाएगा कि 5 से 6.8 ट्रिलियन डॉलर्स को अलोकेट किया जाएगा, मोबिलाइज किया जाएगा, ताकि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अपनी जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, यानी उनके जो पर्टिकुलर कंट्री की टारगेट है जो उन्हें अचीव करनी है, ताकि जो भी क्लाइमेट चेंज वाली सिस्टम या क्लाइमेट चेंज वाली जो भी चीज़ें हैं उससे फाइट कर सके। तो उनकी ये नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन वाली जो टारगेट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट मिले डेवलपिंग कंट्रीज़ को, पैसे मिलेंगी तो वो नई नई डेवलपमेंट या रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर पाएंगी, या ऐसी स्कीम्स या और भी कुछ प्रोग्रेस कर पाएंगी, ताकि जो क्लाइमेट चेंज की समस्या है उससे डील कर पाएंगे, राइट। तो यही एक पर्टिकुलर चीज़ प्रपोज की गई है, ड्राफ्ट की गई है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, तो हमें पता होना चाहिए न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल्स ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, क्योंकि यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि रिसेंट टाइम्स में न्यूज़ में देखी गई है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, या बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, क्या ये ओजोन लेयर से रिलेटेड है, क्या ये वेटलैंड से रिलेटेड है, ऐसे पूछ सकती है। इसलिए याद रखनी है, न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल्स ये लाई गई हैं क्लाइमेट चेंज के लिए लाई गई हैं। इसमें फ़ंड को एलोकेट की जाएंगी, ठीक है, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ उस फंड को यूज़ करके नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, यानी जो कंट्री की टारगेट है क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए, उसे अच्छे से अचीव कर पाए। ठीक है, अब यूपीएससी या तो इस पे क्वेश्चन पूछेगी न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल्स के बारे में, या तो आपसे पूछेगी यूएनएफ ट्रिपल सी के बारे में। तो यूएनएफ ट्रिपल सी क्या है, तो ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। ठीक है, जहाँ पे कोशिश की जा रही है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, राइट, जो ग्लोबल वार्मिंग को
क्या ग्लोबल वार्मिंग को जो बढ़ावा दे रही है, राइट, और जिसके वजह से जो क्लाइमेट सिस्टम बिगड़ रही है उसे रोका जा सके, इसलिए UNFCCC को लाया गया था, ठीक है। और इसके अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई थी। एक तो हम जानते हैं काइटो प्रोटोकॉल, वो क्यों लाई गई थी, तो वही क्लाइमेट चेंज से को ठीक करने के लिए लाई गई थी, याद रखनी है। और दूसरी चीज़ पेरिस अग्रीमेंट, ठीक है। पेरिस अग्रीमेंट अभी उसने सुपरसीड कर दिया है काइटो प्रोटोकॉल को, ये आपको दिमाग में रखनी होगी। पेरिस अग्रीमेंट क्या चीज़ से रिलेटेड है, तो ये आपको याद रखना होगा, या अगर आपको पता हो तो क्लाइमेट चेंज से ही रिलेटेड है पेरिस अग्रीमेंट भी, राइट। और वो UNFCCC कैसे लाई गई थी, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED लाई गई थी, जिसे हम अर्थ समिट के भी नाम से जानते हैं, राइट। वो रियो डी जनेरियो में हुई थी 1992 में, जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट तीन कन्वेंशंस को पेश की गई थी कंट्रीज़ के द्वारा। एक तो क्लाइमेट चेंज, दूसरी बायोडाइवर्सिटी, और तीसरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जो क्लाइमेट चेंज के लिए कन्वेंशन लाई गई है, राइट, उसे ही हम यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये क्यों लाई गई थी, तो इसलिए लाई गई थी ताकि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज वाली जो भी समस्या है उससे कंट्री डील कर सके और एक अच्छी क्लाइमेट सिस्टम को मेंटेन कर सके। वैसे इसकी वीडियो बहुत ही डिटेल में मैंने अपलोड करी हुई है अपनी चैनल पे UNFCCC की, आप चाहे तो वहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करूँगा बहुत सारी जानकारी आपने सीखी होगी। तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, और चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और शेयर भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि ये सारी नॉलेज जो UPSC ओरिएंटेड है जो बाकी लोगों के साथ भी पहुँचे, तो आप ये शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल की न्यूज़ डिस्कशन में। और PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।